दक्षिण कोरिया की कंक्रीट जंगल अब बर्फीली कब्रगाह में बदल चुकी थी। बाहर तापमान स्थिर रूप से -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी दर्दनाक था। इस बेरहम सर्दी में गर्मी और भोजन सबसे कीमती संसाधन बन चुके थे। शुरुआत में बचे हुए लोग एकजुट होकर जीवित रहने की कोशिश में जुट गए थे, लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि संसाधन सभी के लिए पर्याप्त नहीं थे। और फिर अपार्टमेंट की ठंडी गलियारों में एक असली युद्ध छिड़ गया। लेकिन इस अराजकता के बीच एक शख्स था, हैनफोंग, जो न केवल इस बर्फीले नरक में निर्भय था, बल्कि अपने मजबूत किले में ऐशो आराम से रह रहा था। गर्मी, हरी भरी ग्रीन हाउस और यहाँ तक कि एक सोना, सब कुछ उसके पास था। हैनफोंग कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक रिग्रेसर था जिसे समय में पीछे जाने का मौका मिला था। उसने इस सर्वनाश से पहले ही तैयारी कर ली थी। उसकी अलौकिक शक्तियां उसे भोजन को क्लोन करने और उसका आकार बढ़ाने की अनुमति देती थी। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? आइए कहानी की शुरुआत देखें। हैनफोंग का दरवाजा खटखटाने की आवाज गूंजी, जो ठंडी हवा के शोर को चीरती हुई आई। वह कांपते हुए अपने गर्म किले के आराम को छोड़कर दरवाजे की ओर बढ़ा। ठंड इतनी थी कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ रही थी। उसने दरवाजे की झिरी से झांका और उसका दिल धक से रह गया। बाहर खड़ी थी ह्योना, उसकी क्रश, जिसके लिए उसका दिल हमेशा धड़कता था। ह्योना ठंड से कांप रही थी, उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे वह बोलने की हालत में भी नहीं थी। हैनफोंग ने बिना सोचे दरवाजा खोल दिया। ह्योना, तुम ठीक हो? उसने चिंता से पूछा, उसे जल्दी से अंदर बुलाते हुए। लेकिन जैसे ही वह उसे गर्माहट भरे कमरे में ले गया, ह्योना ने कुछ ऐसा किया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह अचानक उसकी ओर झुकी और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। हैनफोंग स्तब्ध रह गया, उसका दिमाग सुन्न हो गया और वह इस अप्रत्याशित चुंबन के जादू में खो गया। ह्योना पूरी तन्मयता से उसे चूम रही थी और जब वह रुकी तो हैनफोंग के पास शब्द ही नहीं बचे। उसके दिल में उमंग थी, यह उसकी क्रश थी और अब वह यहाँ थी उसके साथ इस तरह। वह अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान महसूस कर रहा था। तभी ह्योना ने उसका हाथ पकड़ा और धीमे से बोली, हैनफोंग, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। इस सर्वनाश ने मुझे सिखाया कि तुम जैसे लोग ही असल में दूसरों की परवाह करते हैं। उसने हैनफोंग का हाथ अपने सीने पर रखा, जहां उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करने को तैयार हूँ। हैनफोंग का दिमाग घूम गया। ह्योना की बातें, उसकी नजदीकी और अब उसका जांग उसके पैरों के बीच, सब कुछ उसे एक अनजाने सपने में ले जा रहा था। वह खुद को खो रहा था, अपनी भावनाओं में डूब रहा था। उसने भी अपने दिल की बात कही, ह्योना, सब कुछ हो, लेकिन अभी ये सही नहीं लगता। ह्योना ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी आंखें बंद करो हैनफोंग, बस इस पल को महसूस करो। उसकी आवाज में मिठास थी, जैसे शहद में डूबा जाल। हैनफोंग अपने बचपने के उत्साह में खोया हुआ मुस्कुराया और उसने आंखें बंद कर ली। वह सोच रहा था कि अब क्या होने वाला है। उसका दिल एक बच्चे की तरह उछल रहा था। लेकिन तभी धड़ाम, एक जोरदार प्रहार ने उसके सिर को चकनाचूर कर दिया। दर्द की लहर ने उसे घेर लिया और वह जमीन पर गिर पड़ा, खून के गड्ढे में डूबा हुआ। उसकी आंखें धुंधली पड़ रही थी। ह्योना की चीख गूंजी, नहीं, तुमने उसे मार डाला। लेकिन उसकी आवाज में दुख कम और डर ज्यादा था। उसके सामने ह्योना का प्रेमी खड़ा था, जिसके हाथ में खून से सना एक भारी हथियार था। रो मत ह्योना, उसने ठंडे स्वर में कहा, तूने शुरू से जान लिया था कि इसकी जरूरत थी। इस दुनिया में कोई किसी को नहीं छोड़ता। हैनफोंग का शरीर दर्द से कांप रहा था। वह ह्योना और उसके प्रेमी को देख रहा था, जो अब उसके संसाधनों को लूटने की बात कर रहे थे। उनकी आंखों में लालच था और उनके चेहरों पर जीत की मुस्कान। हैनफोंग जो कुछ देर पहले तक अपने सपनों की दुनिया में था, अब अपने ही खून में डूबा हुआ था, मृत्यु के कगार पर। उसने ह्योना को देखा, जो अपने प्रेमी के साथ हंस रही थी। यह सब एक जाल था। ह्योना की मिठास, उसका प्यार, उसका चुंबन, सब कुछ एक धोखा था। हैनफोंग का दिल टूट गया, लेकिन उसका गुस्सा उससे भी बड़ा था। जैसे ही उसकी सांसें थमने लगी, उसने मन ही मन एक कसम खाई, अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं किसी का खिलौना नहीं बनूंगा, मैं उनका इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। उसकी चेतना अंधेरे में डूबने लगी। लेकिन तभी एक गर्म चमकदार रोशनी ने उसे अपनी ओर खींचा। पहले तो उसे लगा कि यह स्वर्ग का रास्ता है, लेकिन यह कुछ और था, कुछ बड़ा, कुछ ऐसा जो उसे एक नई शुरुआत देने वाला था। हैनफोंग की आत्मा दर्द की एक भयानक लहर में तड़प रही थी। ऐसा लगा जैसे उसका आध्यात्मिक शरीर सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया हो। वह चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। और फिर अचानक धड़क, वह अपने बिस्तर पर उछलकर जागा। उसका चेहरा पसीने से तर था और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। ये क्या था? उसने कांपती आवाज में खुद से पूछा, अपने आसपास की दुनिया को हैरानी से देखते हुए। कुछ सेकंड पहले वह मृत्यु के कगार पर था, अपने ही खून में डूबा हुआ। लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक था। न केवल वह, बल्कि पूरी दुनिया ठीक थी। कोई बर्फीला सर्वनाश नहीं, कोई ठंडी हवाएं नहीं,
खिड़की से आती धूप गर्म थी, ऐसी गर्मी जो उसने सोचा था कि वह फिर कभी महसूस नहीं करेगा। उसने दीवार पर टंगे कैलेंडर की ओर देखा। 30 जून। उसका दिल जोर से धड़का। मूल समय रेखा में सर्वनाश 15 जुलाई को शुरू होने वाला था। इसका मतलब था कि उसे मृत्यु के बाद एक रिग्रेशन मिला था। वह समय में पीछे आ गया था, सर्वनाश से ठीक कुछ हफ्ते पहले। हैनफोन का चेहरा आश्चर्य, खुशी और भरम से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे दोबारा जन्म मिलेगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका दायां हाथ वह चमक रहा था, एक गहरी लाल चमक जो गर्म थी लेकिन दर्दनाक नहीं। उसने हाथ हिलाया, सोचा शायद यह उसका दिमागी वहम हो, लेकिन चमक नहीं गई। ये क्या है, उसने बुदबुदाया। तभी अचानक उसे छींक आई और जैसे ही उसने अपनी नाक पोंछी, उसका हाथ अब लाल नहीं बल्कि चमकीले हरे रंग में चमकने लगा। अब ये क्या बला है? वह और ज्यादा उलझन में पड़ गया। हरे रंग की चमक लाल से अलग थी। ये अनियंत्रित थी, जैसे कोई जंगली शक्ति जो उसकी इच्छा के बिना बढ़ रही थी। उसका हाथ अब और तेज चमकने लगा और अचानक उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस हुई। उसकी सारी ऊर्जा जैसे निचुड़ रही थी। घबराहट में वह खड़ा रहा, अपनी चमकती हथेली को देखता हुआ जो अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। वह थकान से भारी होकर कुर्सी पर बैठ गया। ये तो बिल्कुल उन माना कहानियों जैसा है जो मैं पढ़ता था, उसने सोचा। क्या मैं भी कोई ओवरपावर्ड किरदार बन गया हूँ? उसने अपनी शक्ति को परखने का फैसला किया। रसोई में जाकर उसने एक चाकू उठाया, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कोई चमत्कार हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चाकू वही ठंडा बेजान धातु का टुकड़ा रहा। हाँ, मैं यहाँ क्या बेवकूफी कर रहा हूँ? वह हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में निराशा थी। तभी उसका पेट जोर से गुर्राया। हरी चमक के बाद उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसने फ्रिज खोला, लेकिन वह खाली था। अरे कुछ तो खाना चाहिए, वरना मैं फिर बेहोश हो जाऊंगा। उसकी नजर एक जार पर पड़ी जिसमें भुने हुए सोयाबीन थे। ये सर्वनाश में काम आएंगे, उसने सोचा। ये कोई शानदार भोजन नहीं था, लेकिन अभी के लिए काफी था। उसने एक सोयाबीन मुंह में डाला और तभी पट! सोयाबीन फटकर एक पूरी तरह विकसित बीन स्प्राउट में बदल गया। हैनफोन की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसका हरा चमकता हाथ अब सामान्य हो चुका था और उसकी थकान भी गायब थी। क्या ये मेरी शक्ति है? उसने बुदबुदाया। उसने एक और स्प्राउट तोड़कर देखा। यह असली था। मैं भोजन को बढ़ा सकता हूँ, वह उत्साह से चिल्लाया। लेकिन उत्साह के बीच उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। सर्वनाश बस कुछ हफ्ते दूर था। अगर उसे जीवित रहना था तो उसे अभी से तैयारी शुरू करनी थी। सबसे पहले संसाधन। वह सुपरमार्केट की ओर निकल पड़ा। सुपरमार्केट भी लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए बातें करते, हंसते, बोलते। हैनफोन के लिए यह सब अजीब था। कुछ घंटे पहले वह मृत्यु के मुंह में था और अब वह यहाँ सामान्य दुनिया में खड़ा था। उसका दिमाग अपनी नई शक्तियों पर अटक गया था। लाल चमक, हरी चमक अनियंत्रित थी, उसकी ऊर्जा चूस लेती थी। और सबसे बड़ी बात, जब उसने सोयाबीन को छुआ, वह एक पौधे में बदल गया। मुझे इस शक्ति को समझना होगा, उसने मन ही मन सोचा, लेकिन कैसे? तभी एक परिचित आवाज ने उसे चौंका दिया। हैनफोंग। वह पलटा। हियोना, वही हियोना जिसने पिछले जन्म में उसे धोखा दिया था। उसकी खूबसूरती अब भी वैसी ही थी, जैसे कोई जाल जो आपको अपनी ओर खींच ले। लेकिन हैनफोंग का दिल अब प्यार से नहीं, गुस्से और डर से धड़क रहा था। तू यहाँ? उसने हकलाते हुए कहा। उसका दिमाग चेतावनी दे रहा था, इसके साथ उलझना मतलब है अपनी कब्र खोदना। हैनफोंग का दिल गुस्से से धधक रहा था। लियोना, वही लड़की जिसके लिए वह 3 साल तक पागल रहा था। उसने हर वो तरकीब आजमाई थी जो किताबों में लिखी होती है। फूल, चिट्ठियां, छोटे मोटे तोहफे, सब कुछ सिर्फ इसलिए कि शायद हियोना उसकी भावनाओं को समझ ले। लेकिन गहरे में उसे हमेशा पता था कि वह उसके लिए बस एक बैकअप था, एक ऐसा शख्स जिसे वह जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकती थी। और अब जब उसने पिछले जन्म में देखा कि हियोना ने कैसे उसे धोखा दिया, कैसे उसके प्रेमी ने उसका सिर कुचल दिया, उसका खून ठंडा हो गया था। लेकिन अब वह गुस्सा एक जलती हुई आग बन चुका था। फिर भी हैनफोंग कोई ऐसा इंसान नहीं था जो गुस्से में आकर सब कुछ बर्बाद कर दे। वह अब एक रिग्रेसर था, समय में पीछे लौटा हुआ, और उसे अपनी शक्ति का एहसास था। उसने खुद को शांत किया, गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कसम खाई, बदला लूंगा, लेकिन सही समय पर, सही तरीके से। अभी के लिए उसे सर्वनाश की तैयारी करनी थी, संसाधन जुटाने थे। हियोना को उसका जवाब बाद में मिलेगा। सुपरमार्केट की भीड़ में हियोना की आवाज ने उसे फिर से चौंकाया। हैनफोंग, तुम ठीक हो? उसने चिंता भरे लहजे में पूछा, अपना हाथ लहराते हुए जैसे उसका ध्यान खींचना चाहती हो। हैनफोंग का चेहरा खाली था, जैसे वह किसी और दुनिया में खोया हो। उसने अपने गुस्से को दबाया और एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, हियोना, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं एक पल के लिए खो गया। हियोना हंस पड़ी। तुम तो बड़े चिकने बातें करने वाले हो, उसने चहकते हुए कहा। फिर मौके का फायदा उठाते हुए उसने प्यारी सी आवाज में पूछा, क्यों ना हम साथ में शॉपिंग करें, थोड़ा मजा हो जाएगा। हैनफोंग का दिल चाहता था कि वह चिल्ला कर कहे, तू मुझे फिर से इस्तेमाल करना चाहती है ना? लेकिन उसने खुद को रोका। इसके बजाय उसने ठंडे लहजे में कहा, नहीं हियोना,
मुझे कुछ काम है। और वह बिना पलटे उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गया। हियोना स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे उसे यकीन न हो कि कोई उसे इस तरह ठुकरा सकता है। वह सोच रही थी, ये लड़का ये मुझसे ऐसा कैसे कर सकता है। हैनफोंग को उसका खेल समझ में आ चुका था। हियोना की मिठास, उसकी चिंता, सब कुछ एक जाल था। वह उसे अपनी निजी बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी, जैसे उसने पहले भी किया था, लेकिन अब नहीं। हैनफोंग किसी का पालतू बनने वाला नहीं था। वोल्डेमार शॉपिंग प्लाजा इस इलाके का सबसे बड़ा और मशहूर सुपरमार्केट था। मूल समय रेखा में जब बर्फीला सर्वनाश शुरू हुआ था, ये जगह रातों रात लूट ली गई थी। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने खाली किया, लेकिन हैनफोंग को ये मौका नहीं गंवाना था। उसका लक्ष्य था जितना हो सके उतना सामान जुटाना। उसने एक सर्वाइवल गाइड लिस्ट तैयार की थी, भोजन, गर्म कपड़े, दवाइयाँ, जरूरी सामान, ईंधन और न जाने क्या क्या। लेकिन दूसरी समस्या सामने थी, पैसा। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह यह सब खरीद सके। वह निराशा में डूबा हुआ था। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, बधाई हो, आपको इस साल के लिए UN का लोन मिलने की पात्रता प्राप्त हुई है। हैनफोंग की आंखें चमक उठी। सर्वनाश में कौन कर्ज चुकाएगा, उसने हंसते हुए सोचा। उसने तुरंत हर उस लोन ऐप को खंगाला जो उसे इंटरनेट पर मिला। उसकी उंगलियां फोन पर नाच रही थी और वह हर जगह से लोन लेने में जुट गया। दूसरी ओर हियोना गुस्से से भरी हुई थी। ये हैनफोंग इतना घमंडी कैसे हो गया। वह अपने दोस्तों से शिकायत कर रही थी, बिना गाड़ी का लूजर, और मुझसे ऐसे पेश आया जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। हियोना का अहंकार आहत था। वह वही लड़की थी जिसने हैनफोंग को पिछले जन्म में मरवाया था, और अब वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी एक कार उसके पास रुकी और जोर से हॉर्न बजा। हियोना चौंक गई। ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही हैनफोंग था जिसे वह कोस रही थी। वह कार से उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, हियोना, मैंने ये गाड़ी अभी अभी खरीदी है। मेरे पिताजी अमेरिका में ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ा मजे के लिए भेजा। हियोना का गुस्सा पल में ठंडा पड़ गया। ओह, तो तुम इसलिए व्यस्त थे? तुम अपने पिताजी को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे? उसने मासूमियत भरे लहजे में पूछा। मुझे माफ कर दो, मैंने गलत समय पर तुम्हें शॉपिंग के लिए बुलाया। उसने अपनी गैसलाइटिंग की कला दिखाते हुए आंखों में नकली आंसू लाकर प्यारी सी आवाज में कहा, तुमने मुझे इतना ठुकराया, मैं तो डर गई थी। हैनफोंग ने उसकी ओर देखा और उसका जवाब चौंकाने वाला था। हियोना, तुम बेवकूफ हो, उसने ठंडे लहजे में कहा। फिर उसे अपनी ओर खींचते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। हियोना ने सोचा कि उसने फिर से बाजी मार ली। उसने अपनी मिठास भरी आवाज में कहा, मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही महसूस करती हूँ हैनफोंग। चलो एक मूवी देखते हैं और फिर अच्छा सा डिनर करते हैं। लेकिन तभी हैनफोंग ने उसकी बात काट दी। बाद में मिलते हैं, उसने बेरुखी से कहा और अपने सामान की ओर बढ़ गया। मुझे बहुत काम है, ये सब सामान घर ले जाना है। हियोना हैरान थी, उसने इतना सामान क्यों खरीदा था। हैनफोंग ने उसकी उत्सुकता को भांप लिया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बस मेरा मन हुआ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लिया है। हियोना का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह घर की ओर चल दी, ये सोचते हुए कि उसने हैनफोंग को फिर से अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि हैनफोंग का चेहरा भी उसी तरह की संतुष्ट मुस्कान से सजा हुआ था। वे दोनों एक दूसरे को मात देने का खेल खेल रहे थे, और हैनफोंग, वह अपने संसाधनों का राज किसी को नहीं बताने वाला था। ये उसका सर्वनाश में जीवित रहने का एकमात्र टिकट था। जब वह दिन आएगा जब दुनिया निराशा और विनाश में डूब जाएगी, हैनफोंग ने कसम खाई थी कि वह हियोना और उसके उस प्रेमी से बदला लेगा जिसने उसे ठंडे खून में मार डाला था। हैनफोंग के होंठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने अपने गुस्से को दबा लिया था, लेकिन हियोना के धोखे की यादें अब भी उसके दिल में आग की तरह जल रही थी। इस बार वह तैयार था। इस बार वह सर्वनाश का मजा लेने वाला था। हियोना, उसने मन ही मन सोचा, तुम्हें अपनी करनी का फल मिलेगा, और जब वह दिन आएगा मैं उसे देखकर हंसूंगा। 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते बाकी थे जब पूरी दुनिया बर्फ की चादर में ढक जाएगी। 12 जुलाई को भारी हिमपात शुरू होगा और तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। अगले 1 महीने में यह और खराब होगा, 60 डिग्री तक, जब बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। इसलिए भोजन इतना जरूरी था। हैनफोंग ने अपने सारे सामान को अपार्टमेंट में ला लिया था, सावधानी से पैक करके, ताकि किसी को शक न हो कि वह सर्वनाश के लिए जमाखोरी कर रहा है। जो सामान ज्यादा संदिग्ध था उसे वह रात के अंधेरे में, जब कोई न देख रहा हो, तब ले जाता। लेकिन भोजन के अलावा एक और समस्या थी, बिजली। सर्वनाश में बिजली की आपूर्ति अनिश्चित हो जाएगी। इसके लिए उसने 1 साल का ईंधन जुटा लिया था। कोई कमी नहीं रहने वाली थी। हीटिंग सिस्टम की समस्या का भी उसने हल निकाला। उसने एक निर्माण दल को बुलाकर अपने घर को पूरी तरह से मजबूत करवा लिया। दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, सब कुछ इस तरह तैयार किया गया कि वह आने वाले बर्फीले तूफान का सामना कर सके। उसने एक खास कमरा भी बनवाया जहां वह अपने संसाधनों को छिपा कर रख सकता था। यह उसका गुप्त गोदाम था।
जहां से वह जरूरत पड़ने पर कुछ भी निकाल सकता था बिना किसी को भनक लगे। ये छोटे जुलाई आ चुका था। अब केवल एक दिन बाकी था जब तापमान पूरी तरह नियंत्रित हो जाएगा। हैनफोंग ने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। अब बारी थी उसकी आखिरी चुनौती की, अपनी अलौकिक शक्ति को समझने की। अगर उसे इस बर्फीले सर्वनाश में जीवित रहना था तो केवल संसाधनों पर निर्भर रहना काफी नहीं था। उसकी पौधों वाली शक्ति उसकी उम्मीद की किरण थी। हैनफोंग अपनी रसोई में खड़ा था। सामने वही सोयाबीन रखे थे जिन्हें उसने अपनी शक्ति से उगाया था। चलो टेस्ट करते हैं, उसने बुदबुदाया। उसे अभी तक अपनी शक्ति का ट्रिगर समझ नहीं आया था। क्या यह उसका हाथ था, उसका दिमाग या कुछ और? उसने डरते डरते एक चम्मच सोयाबीन मुंह में डाला। वह उम्मीद कर रहा था कि कम से कम ये खाने लायक तो होगा। आधा थाली खाने के बाद उसने राहत की सांस ली। कोई दिक्कत नहीं, ये खाने योग्य है। उसकी शक्ति से बना भोजन सुरक्षित था। लेकिन अब असली सवाल था, यह शक्ति काम कैसे करती थी? उसने अब तक केवल सोयाबीन पर ही प्रयोग किया था। उसने फ्रिज खोला, उम्मीद में कि शायद कुछ और सब्जियां मिल जाएं। दोपहर जल्दी ही शाम में बदल गई। हैनफोंग की आंखें धीरे धीरे खुली। वह फर्श पर पड़ा था, हाथ में ब्रोकली पकड़े हुए। रसोई में सब्जियां बिखरी पड़ी थी। क्या मैं बेहोश हो गया था? उसने कांपती आवाज में पूछा। उसकी शक्ति का इस्तेमाल करने से उसकी सारी ऊर्जा चूस ली गई थी। यह उसकी शक्ति का एकमात्र नुकसान था। उसने वही सोयाबीन फिर से खाए और उसकी थकान धीरे धीरे कम हो गई। कम से कम मैंने कुछ नया सीखा, उसने सोचा। उसने याद किया कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था। उसने अपनी शक्ति को परखने के लिए ढेर सारी चीजें मंगवाई थी, अलग अलग पौधे, बीज, सब्जियां। कुछ पौधों पर उसकी शक्ति काम नहीं करती थी, लेकिन कुछ, जैसे सोयाबीन और अन्य बीज, तुरंत पूरे पौधों में बदल गए। और फिर एक तीसरी श्रेणी थी, कुछ पौधे उसके हाथ में फट गए। उसने हैरानी से सोचा। उसने उन जले हुए अवशेषों को देखा जो कोयले जैसे दिख रहे थे। रुकिए, ये तो गर्मी पैदा कर सकते हैं। उसकी आंखें चमक उठी। ये एक नई खोज थी। उन जले हुए अवशेषों को वह इकट्ठा करके गर्मी के लिए इस्तेमाल कर। हैनफोंग का दिमाग उलझन में था। उसकी शक्तियों का रहस्य धीरे धीरे खुल रहा था, लेकिन अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी था। उसने अपनी ध्यान तकनीक को याद किया। जब वह अपनी चेतना को प्रकृति के साथ जोड़ता था तो उसका हाथ दो रंगों में चमकता था, लाल और हरा। अब तक उसने केवल हरे रंग की शक्ति का इस्तेमाल किया था जिससे पौधे उगते थे, लेकिन लाल रंग, उसका क्या राज था? उसने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में डूब गया। अपनी चेतना को लाल शक्ति के साथ जोड़ने की कोशिश की। अचानक उसका दायां हाथ लाल रंग में चमकने लगा। उसने मेज पर रखे मांस के टुकड़े को छुआ और जो हुआ उसने उसे स्तब्ध कर दिया। मांस एक घिनौने कांटेदार गोले में बदल गया जो अब मांस जैसा भी नहीं दिखता था। ये क्या बला है? उसने घृणा से मांस को फर्श पर फेंक दिया। वह धीरे धीरे इसके पास गया और सावधानी से इसे फिर से छुआ। मांस गर्म था, जैसे पका हुआ हो। क्या लाल चमक चीजों को गर्म करती है? उसने सोचा। लेकिन जब उसने और गौर किया तो उसे सच का पता चला। मांस पका नहीं था, यह विघटित हो रहा था, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। हरी चमक विकास को तेज करती है, उसने बुदबुदाया, और लाल चमक इसे उल्टा कर देती है, चीजों को तोड़ देती है। ये एक बड़ी खोज थी। उत्साह में उसने दोनों शक्तियों को मिलाने का फैसला किया। उसने अपने हाथों को आपस में मिलाया, एक हाथ में मांस और दूसरे में सोयाबीन पकड़े हुए। अचानक एक चमकीली पीली रोशनी फूटी और मांस का टुकड़ा पहले से कहीं बड़ा और ताजा हो गया, लेकिन सोयाबीन, वे गायब थे। क्या वे मांस में मिल गए? उसने हैरानी से सोचा। वह अपनी शक्ति के इस नए रूप से चकित था। उसने मांस का निरीक्षण किया। यह अब तक का सबसे ताजा मांस था, जैसे अभी अभी काटा गया हो। उत्साहित होकर उसने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। नहीं, उसने गुस्से में अपने हाथ फर्श पर पटके। थकान ने फिर से उसे जकड़ लिया था। धैर्य रख हैनफोंग, उसने खुद को तसल्ली दी। तुमने एक दिन में इतना कुछ सीख लिया, अभी वक्त है। वह अपनी शक्ति को पूरी तरह समझना चाहता था। अगर मैं इसे मास्टर कर लूं तो मैं इस सर्वनाश में सुपरमैन बन जाऊंगा, उसने उत्साह से सोचा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि केवल भोजन ही काफी नहीं था। उसे अपनी रक्षा के लिए हथियार चाहिए था, खासकर उन लोगों से जो सर्वनाश में उसका सामान छीनने की कोशिश करेंगे। तभी खिड़की से बाहर का नजारा देखकर उसका दिल धक से रह गया। बर्फ, जुलाई में भारी हिमपात शुरू हो चुका था। ये शुरू हो गया, उसने बुदबुदाया। सर्वनाश आ चुका था। बाहर का तापमान तेजी से गिर रहा था और कुछ ही घंटों में यह 46 डिग्री तक पहुंच सकता था। उसे हथियार चाहिए था और उसे अभी चाहिए था। लेकिन दक्षिण कोरिया में बंदूक खरीदना अवैध था। अब क्या करूं? वह सोच में डूब गया। तभी उसकी नजर सड़क पर एक अजीब से लड़के पर पड़ी। गोभी जैसे हरे बाल, चमकीले कपड़े और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए, मैं लाओ वांग का छोटा भाई हूँ, शे गैंग लिटा ग्रुप से। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बड़े हो? वह अपने बड़े भाई की दौलत का रौब झाड़ रहा था। हैनफोंग ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही होमलेस जो था जिसे मोहल्ले वाले मजाक में बुलाते थे लीज, या होमलेस जो उनके मोहल्ले का एक ठेकेदार था
जिसके पास हर किसी से कनेक्शन थे। लोग उसे खबरों के लिए पूछने आते थे और वह हमेशा ऐसे व्यवहार करता जैसे वह दुनिया का सबसे व्यस्त इंसान हो। हकीकत में उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वह दिन भर फोन पर बड़बोलेपन में डूबा रहता, लाखों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स की बातें करता। शायद ये मेरी मदद कर सकता है, हैनफोंग ने सोचा। वह जो के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे जो, कितने दिन बाद मिले यार। उसने जानबूझकर खुद को शियाओहान के रूप में पेश किया, जैसे वे पुराने दोस्त हो। जो थोड़ा हक बकाया, लेकिन अपने अहंकार के चलते उसने झट से माफी मांगी। दोस्त, सॉरी यार, इतना काम है कि दिमाग भूल जाता है। हैनफोंग ने आसपास देखा और धीरे से जो के पास जाकर बोला, मुझे एक बंदूक चाहिए। जो चौंक गया, क्या बंदूक? तू पागल हो गया है? ये अवैध है। हैनफोंग ने शांत स्वर में कहा, मुझे आत्मरक्षा के लिए चाहिए। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। उसने एक बनावटी कहानी सुनाई, कैसे काम पर जाते वक्त उसका किसी से झगड़ा हो गया था, लेकिन जो अभी भी हिचक रहा था। देख भाई, मेरे पास कनेक्शन है, लेकिन ये खतरनाक काम है। हैनफोंग ने जो की आंखों में देखा। उसे पता था कि उसे इस मौके को गंवाना नहीं था। बस एक बार जो, मेरी जान बचाने की बात है। हैनफोंग ने अपनी बनावटी कहानी को और रसदार बनाया। मैं साइकिल पर था और उस आदमी ने मेरे मुंह पर थूक दिया, उसने गुस्से से कहा। मैंने उसे सबक सिखाने की कोशिश की, सबके सामने उसकी पिटाई कर दी, लेकिन अगले दिन वो अपने गुंडों के साथ लौटा और मुझे रौंद डाला। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था, जैसे वह उस अपमान को अब भी महसूस कर रहा हो। मुझे आत्मरक्षा के लिए हथियार चाहिए। जो, होमलेस जो, जिसका असली नाम लीच था, हैरानी और सहानुभूति से उसे देख रहा था। थूक दिया? ये तो हद हो गई, उसने चिल्लाकर कहा। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन हैनफोंग को लग रहा था कि जो उसकी बात का असली मकसद समझ नहीं पाया। फिर भी जो ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कोई रक्षक फरिश्ता हो। चिंता मत कर भाई, मैं अपने बड़े भाई से बात करूंगा, सब सेट हो जाएगा। हैनफोंग को राहत मिली। जो ने सुझाव दिया कि वे बस से जाएं, क्योंकि उसकी लग्जरी कार सर्विसिंग में थी। हैनफोंग ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास गाड़ी है। दोनों उसकी नई एसयूवी में सवार हो गए। जो की आंखें चमक उठी। ये गाड़ी कितने की है भाई? उसने उत्साह से पूछा। 7 लाख, हैनफोंग ने बेरुखी से जवाब दिया, जैसे ये कोई बड़ी बात न हो। जो हैरान रह गया। उसने तुरंत फोन निकाला और गाड़ी की तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी, जैसे कोई इंस्टाग्राम स्टार हो। उसने कैप्शन में लिखा, मेरी नई एसयूवी 7 लाख की। हैनफोंग ने मन ही मन हंसते हुए सोचा, क्या बेशर्म आदमी है। गाड़ी एक सुनसान गोदाम के पास रुकी, जहां जो का बड़ा भाई अपने गुंडों के साथ बैठा था। कुछ लोग आग के पास गपशप कर रहे थे, मौसम की अजीब हरकतों पर बात करते हुए। जो बाहर निकला और बड़े ही रौब से अपने दोस्तों को दिखाया, देखो मेरी नई एसयूवी 7 लाख की, मेरे अपने पैसे से। हैनफोंग ने होंठ दबाए, हैरानी और हंसी के बीच झूलते हुए। ये आदमी सचमुच बेशर्म है, उसने सोचा। जो उसे अंदर ले गया, जहां गैंगक का बॉस बैठा था, एक ऐसा शख्स जिसके शरीर पर टैटू ही टैटू थे। उसने जो को देखते ही गुस्से में कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? जो ने तुरंत हैनफोंग की ओर इशारा किया। ये मेरा दोस्त है बॉस, इसे बंदूक चाहिए। बॉस ने हैनफोंग को ठंडी नजरों से घूरा, जैसे वह कोई कीड़ा हो। हैनफोंग का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बॉस ने अपने एक गुर्गे को इशारा किया और उसने एक छोटी सी पिस्तौल लाकर हैनफोंग की ओर फेंकी। 6000, उसने कहा। हैनफोंग ने पिस्तौल को देखा और सिर हिलाया। नहीं, मुझे कुछ बड़ा चाहिए, स्कोप के साथ। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, जैसे वह जॉन विक बनने की ठान चुका हो। बॉस की भौंहें तन गई। स्नाइपर राइफल? तू समझता है यहाँ शॉपिंग मॉल है? उसने गुस्से से कहा। तू यहाँ मोल भाव करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? हैनफोंग घबरा गया, लेकिन तभी जो ने फिर से अपनी कहानी की जादूगरी शुरू कर दी। बॉस आप सुनिए, इस बेचारे की बीवी ने इसके साथ 3 बार धोखा किया, उसने नाटकीय ढंग से कहा। उसके बाद उसे गुंडों ने पीटा। इसे हथियार चाहिए ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। जो की कहानी इतनी रसदार थी कि बॉस का गुस्सा पिघलने लगा। वह गुस्से में मेज पर मुक्का मारते हुए बोला, ऐसी औरतों को सबक सिखाना चाहिए। हैनफोंग ने जो की तरफ देखा, मन ही मन उसकी बेशर्मी पर हंसते हुए। बॉस ने आखिरकार हामी भर दी। ठीक है, स्नाइपर राइफल मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ दिन लगेंगे। उसने अपने गुर्गे चांगेंजी को एक सेमी ऑटो राइफल और एक पिस्तौल मुफ्त में देने का आदेश दिया। ये ले, मुफ्त में, बॉस ने उदारता दिखाते हुए कहा। हैनफोंग की आंखें चमक उठी। वह इस अप्रत्याशित उदारता से हैरान था। उसने मौके का फायदा उठाया और गंभीर स्वर में कहा, बॉस एक बात बताता हूँ, मैं सरकार के कुछ लोगों को जानता हूँ। मौसम और खराब होने वाला है, जल्दी से सामान जुटा लो वरना सब खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों में गंभीरता थी और उसकी आवाज में वजन। बॉस ने गौर से उसे देखा और सिर हिलाए। ठीक है, मैं देखता हूँ। बाहर निकलते ही जो ने अपनी पीठ ठोंकी। देखा भाई, मैंने वो मीटिंग जैसे प्रो मीडिएटर की तरह संभाली, उसने हंसते हुए कहा। वैसे मेरा भाई आज अच्छे मूड में था। हैनफोंग ने उसका शुक्रिया अदा किया और मजाक में कहा, चल तुझे सिगरेट दिलवाता हूँ। जो ने पहले तो नाटक किया जैसे उसे कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर बोला,
ठीक है, 8 कार्टन सिगरेट चलेगा, आसान काम है ना? हैनफोंग ने हंसते हुए सिर हिलाया। वह जानता था कि जो एक बेशर्म डोंगी था, लेकिन अभी के लिए वह उसका काम कर रहा था। बाहर बर्फ और तेज हो रही थी, सर्वनाश शुरू हो चुका था और हैनफोंग तैयार था, अपनी शक्तियों, अपने हथियारों और अपने बदले के इरादों के साथ। हैनफोंग का दिमाग अपनी योजनाओं में डूबा था। उसने सर्वनाश के लिए सब कुछ जुटा लिया था, भोजन, ईंधन, हथियार और एक मजबूत आश्रय। अब बाकी था उसकी शक्तियों को पूरी तरह समझना। अगर मैं अपने भोजन की समस्या हल कर लूं तो सब आसान हो जाएगा, उसने आत्मविश्वास से सोचा। लेकिन तभी जैसे कोई क्रूर मजाक हो, उसका पैर फिसला। वह होमलेस जो के सामने धड़ाम से गिर पड़ा। दर्द की एक तीखी लहर उसके पैर से उठी। आह! वह कराहते हुए जमीन पर पड़ा रहा, उसका पैर लड़खड़ा रहा था। ये क्या हो गया? जो ने हैरानी से चिल्लाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। हैनफोंग ने दांत पीसते हुए कहा, लगता है पैर टूट गया। उसने जो को गाड़ी की चाबियां दी। मुझे अस्पताल ले चल। जो ने शर्मिंदगी से सिर खुजलाया। भाई, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हैनफोंग ने गुस्से और दर्द के बीच हंसते हुए कहा, ठीक है, पुराने तरीके से चलते हैं। जो ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन यह दृश्य इतना दयनीय था कि हैनफोंग ने तुरंत टैक्सी बुला ली। बस अब और ड्रामा नहीं, उसने बुदबुदाया। अस्पताल में हलचल थी। रिसेप्शन पर हेड नर्स जियान रात की पाली में काम कर रही थी। खिड़की से वह भारी हिमपात को देख रही थी, जो हर घंटे और तेज हो रहा था। तभी उसे एक आपातकालीन कॉल आया। हॉल में आओ, स्टाफ की कमी है। वह तेजी से दौड़ी। दूसरी ओर हैनफोंग को डॉक्टर ने पक्का बता दिया था, उसका पैर टूट चुका था। 1 घंटे की निगरानी के बाद आप दवाएं लेकर जा सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। हैनफोंग का दिल बैठ गया। मैंने सब कुछ प्लान किया था और अब ये? वह निराशा में डूबा था। उसने इतनी मेहनत की थी और अब एक बेवकूफाना हादसा सब कुछ बर्बाद कर रहा था। तभी जो ने अलविदा कहा। भाई, मुझे कुछ डील संभालनी है, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है। और वह चला गया, हैनफोंग को अकेला छोड़कर टूटे पैर और टूटी उम्मीदों के साथ। अस्पताल में भीड़ बढ़ती जा रही थी। अजीब मौसम और गिरते तापमान ने मरीजों की संख्या बढ़ा दी थी। यह सिर्फ एक संकेत था कि कुछ हफ्तों में बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक हो जाएगी। हैनफोंग दवाओं की कतार में इंतजार कर रहा था, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी कि उसे चक्कर आने लगे। तभी उसकी नजर जियान पर पड़ी। जियान मरीजों की नब्ज टटोल रही थी। उसकी हरकत में तेजी और आत्मविश्वास था। हैनफोंग हैरान था। इतनी कम उम्र में हेड नर्स, उसने सोचा। जियान की खूबसूरती और दयालुता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। वह हर मरीज के साथ इतनी नरमी से पेश आ रही थी कि हैनफोंग का दिल धक से रह गया। ये लड़की कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, उसने मन ही मन कहा। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग मरीज पर पड़ी जो जियान से मदद मांग रहा था। मेरी पीठ में बहुत दर्द है, उसने कराहते हुए कहा। जियान ने धीरे से जवाब दिया, हम स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हैनफोंग को उस बूढ़े की नीयत ठीक नहीं लगी। उसने देखा कि वह जियान के पैरों के पास चुपके से अपना फोन रख रहा था, जैसे कोई तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा हो। जियान को कुछ पता नहीं था, लेकिन हैनफोंग का खून खौल उठा। उस बूढ़े ने जियान को छूने की कोशिश की और फिर उसका हाथ और नीचे गया। इससे पहले कि वह और आगे बढ़ता, हैनफोंग ने गुस्से में अपना बैसाखी उसकी ओर फेंक दिया। बैसाखी सीधे बूढ़े के चेहरे पर लगी और वह धड़ाम से गिर पड़ा। जियान चौंक गई। उसने बूढ़े से पूछा। हैनफोंग ने जल्दी से माफी मांगी। सॉरी, मुझे बैसाखी चलाना नहीं आता। लेकिन वह रुका नहीं। उसने बूढ़े का फोन उठाया और गैलरी खोली। उसमें जियान की एक तस्वीर थी जो उसने चुपके से ली थी। हैनफोंग का गुस्सा और भड़क गया। ये गंदी हरकत, तुमने इस लड़की को छुआ भी? उसने चिल्लाकर कहा। मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगा और तुम जेल में सड़ोगे। बूढ़ा घबरा गया। मेरा फोन वापस करो, उसने चीखा। लेकिन हैनफोंग ने फोन जियान को थमा दिया। मैं इसे सोशल मीडिया पर डाल दूंगा अगर तुमने फिर ऐसी हरकत की। बूढ़ा, जिसे कुछ देर पहले पीठ दर्द की शिकायत थी, अचानक बिजली की तरह भाग खड़ा हुआ। जियान और हैनफोंग दोनों हैरान रह गए। ये तो रिकॉर्ड तोड़ भागा। हैनफोंग ने उसे फोन देते हुए कहा, ये लो, इसकी पुलिस में शिकायत कर दो। उसकी नीयत खराब थी। जियान ने फोन लिया और मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा टखना तो टूटा हुआ है। फिर ये सब कैसे किया? हैनफोंग ने अपने पैर की ओर देखा। उसे अचानक दर्द का एहसास हुआ। हाँ, शायद एड्रेनालाइन की वजह से, उसने शर्मिंदगी से हंसते हुए कहा। वह अपने दर्द को भूल गया था, लेकिन अब वह फिर से लौट आया था। हैनफोंग का पैर दर्द से चीख रहा था। उसने कराते हुए चिल्लाया, जैसे अब जाकर उसे अपनी टूटी हड्डी का असली दर्द महसूस हुआ हो। जियान, हेड नर्स, ने तेजी से उसका पैर पट्टी से बांधा। कुछ ही देर में दर्द कम हो गया और हैनफोंग ने राहत की सांस ली। जियान ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी बहुत मदद की। मैं वादा करती हूँ अब कोई मुझ पर गलत नजर नहीं डालेगा। हैनफोंग ने मन ही मन सोचा, ये लड़की इतनी भोली है, ये कभी नहीं सीखेगी। जियान की मासूमियत उसे आकर्षक लग रही थी, लेकिन साथ ही उसे लगता था कि वह ऐसी गलतियों से बचने के लिए तैयार नहीं थी।
तभी जियान को फिर से बुलाया गया। वह जल्दी जल्दी भागी, जाते जाते बोली, 1 हफ्ते बाद चेकअप के लिए आना, ठीक है? हैनफोंग ने उदास नजरों से सिर हिलाया। शायद हम फिर कभी न मिले, उसने मन ही मन सोचा। सर्वनाश बस 1 हफ्ते दूर था। वह लंगड़ाते हुए अस्पताल से निकल गया, मन में एक उदासी लिए। अगले दिन मौसम ने और भयानक रूप ले लिया। न्यूज चैनल्स पर हर जगह एक ही खबर थी। दुनिया भर में तापमान तेजी से गिर रहा था। दुबई और मिस्र जैसे गर्म देशों में भारी हिमपात हो रहा था, जो अभूतपूर्व था। 46 देशों के विशेषज्ञों ने तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। ये ठंड अस्थायी है, वे दावा कर रहे थे। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, घर में रहें, गर्म रहे। लेकिन हैनफोंग जानता था कि ये सब झूठ था। ये बस लाइन हाइट 1.5, लाइन हाइट 0.5, बस लोगों को शांत करने की चाल है, उसने तिरस्कार से सोचा। पिछले जन्म में उसने इन खबरों पर भरोसा किया था और नतीजा मौत। इस बार वह तैयार था। उसका अपार्टमेंट एक किला था, हीटर की अंतहीन गर्मी, ढेर सारा सामान और हथियार। वह अपने कमरे में बैठा खिड़की से बर्फीले तूफान को देख रहा था। उसे कोई डर नहीं था, लेकिन उसकी इमारत का ग्रुप चैट पागलपन की हद तक गर्म था। लोग ठंड की शिकायत कर रहे थे, गर्मी की कमी की बात कर रहे थे। तभी एक गुमनाम संदेश ने सबको चौंका दिया। ये बर्फीला युग शुरू होने वाला है, ये तूफान धरती के भीतर से आ रहा है। हैनफोंग की आंखें से कूद गई। ये कौन है? इसे कैसे पता? वह परेशान था। वह इकलौता इंसान था जिसे सर्वनाश की जानकारी थी, या ऐसा उसे लगता था। यह रहस्यमयी शख्स कौन था? उसे इस पर नजर रखनी थी। ग्रुप चैट में अब हंगामा मच गया था। लोग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को टैग कर रहे थे, बाहर जमा बर्फ हटाने की मांग कर रहे थे। हमने इतने पैसे दिए और अब हम किराने की खरीदारी भी नहीं कर सकते? एक निवासी ने गुस्से में लिखा। वे प्रॉपर्टी एजेंट से बात करने की धमकी दे रहे थे अगर मैनेजमेंट उनकी कीमत वसूल नहीं कर सका। दूसरी ओर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की टीम पूरी तरह घबराई हुई थी, लगातार माफी मांग रही थी, लेकिन आधे अधूरे माफीनामे निवासियों का गुस्सा कम करने में नाकाम रहे। हमें रिफंड चाहिए, कुछ ने मांग की। इस अराजकता के बीच हैनफोंग चैट को स्क्रॉल कर रहा था, चिढ़ा हुआ। ये लोग बेकार की बहस में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं, उसने सोचा। प्रॉपर्टी मैनेजर के पास कोई जादुई शक्ति नहीं है कि वो तूफान रोक दे। लेकिन सभी ने हार नहीं मानी थी। एक निवासी जियानु ने शांत स्वर में लिखा, हम बर्फानी तूफान से नहीं लड़ सकते। एक दूसरे की मदद करने के बजाय हम चीजों को और मुश्किल क्यों बना रहे हैं? प्राकृतिक आपदाएं मैनेजमेंट के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन उसकी समझदारी भरी बातें बेकार गई। भीड़ ने जियानु पर हमला बोल दिया, उसे मैनेजमेंट का पक्ष लेने का इल्जाम लगाया। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, जियानु ने स्पष्ट किया। मैं बस वास्तविक और तार्किक हो रहा हूँ। बहस करने से बर्फ नहीं पिघलेगी। भीड़ ने शांत होने से इनकार कर दिया। वे चाहते थे कि बाहर की बर्फ साफ हो ताकि वे किराने की खरीदारी कर सकें। भूखे मरना हमारा शौक नहीं है, एक निवासी ने तल्खी से लिखा। जियानु ने फिर कोशिश की, बताया कि अगर इमारत का रास्ता साफ भी हो गया तो सड़कें साफ होने की गारंटी नहीं थी। पैदल किराने की दुकान तक जाए, उसने सुझाव दिया। फुटपाथ साफ करना सड़कों से आसान है। हैनफोंग का चेहरा तमतमा उठा जब उसने जियानु का नाम देखा। ये आदमी, उसने बुदबुदाया। कुछ पुरानी अप्रिय यादें उसके दिमाग में कौंध गईं। तभी एक और यूजर, जिसे लोग BS रिपेलेंट कह रहे थे, बिना किसी औपचारिकता के चैट में कूद पड़ा। अगर खाना चाहते हो तो बाहर जाओ और सड़कें साफ करो, ये गपशप से बर्फ नहीं पिघलेगी। फिर वह अचानक लॉग ऑफ हो गया। एक और निवासी ने आगे आकर बाहर की बर्फ साफ करने की पेशकश की। ग्रुप चैट में हियोना का नाम देखते ही उसका मूड खराब हो गया। वह भी बर्फ साफ करने की स्वयं सेवा कर रही थी, लेकिन हैनफोंग को उसका खेल समझ में आ गया था। ये बस दिखावा है, उसने सोचा। वह उन मूर्खों का ध्यान खींचना चाहती है जो उसकी खूबसूरती के लिए कुछ भी करेंगे, और ठीक वैसा ही हुआ। हियोना ने अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल दी, जैसे हमेशा करती थी। क्या उम्मीद थी इस धोखेबाज से? उसने तिरस्कार से सोचा और चैट से लॉग आउट कर लिया। तभी उसका फोन बजा। हियोना का मैसेज था, हैनफोंग, मेरे लिए कुछ खाने का सामान ला दो ना, उसने मासूमियत भरे लहजे में लिखा था। साथ में अपनी नंगी टांगों की तस्वीर भेजी थी, मोटी जांघें, मुश्किल से ढके हुए। हैनफोंग ने एक पल के लिए तस्वीर को देखा। डेथ में से डेथ, उसने मन ही मन तारीफ की, उसकी चालाकी पर हंसते हुए। इतनी ठंड में भी ये लड़की मुझे ललचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन टूटे पैर के साथ वह कुछ कर भी नहीं सकता था। उसने एक तीखा जवाब टाइप किया, ऐसा कि हियोना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाए, और वही हुआ। हियोना ने गुस्से में जवाब दिया, तू मुझ पर भारी पड़ेगा हैनफोंग। उसने मन ही मन हंसते हुए फोन रख दिया। तीसरा दिन था जब से बर्फीला तूफान शुरू हुआ था।
तापमान 150 डिग्री से नीचे चला गया था और यह तो बस शुरुआत थी। सेंट्रल हीटिंग अभी चल रही थी, इंटरनेट भी काम कर रहा था। हैनफोंग बोरियत से भरा हुआ अपने फोन पर टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था। बड़े बड़े कपड़ों वाली लड़कियों के वीडियो देखते हुए भी उसका मन नहीं लग रहा था। सर्वनाश का दूसरा दिन और मैं पहले से ही बोर हो चुका हूँ, उसने सोचा। उसका टूटा पैर उसे और परेशान कर रहा था। कम से कम कुछ महीने तो लगेंगे ठीक होने में। तभी एक न्यूज रिपोर्ट ने उसका ध्यान खींचा। एक शख्स जिसके पास खुद को ठीक करने की अलौकिक शक्ति थी, 15वीं मंजिल से गिरने के बाद भी बच गया था। उसके अंग टूट गए थे, हड्डियां चकनाचूर हो गई थी, लेकिन वह धीरे धीरे ठीक हो गया था। अलौकिक शक्तियां। हैनफोंग ने अपनी हरी चमक वाली शक्ति के बारे में सोचा। उसने अपने टूटे पैर पर हाथ रखा और हरी रोशनी को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की पर नाकामी ही मिली। निराश होकर वह सोफे पर ढेर हो गया। बेकार, उसने बुदबुदाया। कई घंटों तक स्क्रॉल करने के बाद वह नींद की आगोश में चला गया। सपने में वह आदिम कपड़ों में था, एक विशाल बकरी पर सवार। पीछे बकरियों का एक पूरा झुंड था, उनके सिर हवा में लहराते हुए। लेकिन अचानक उसकी बकरी रुक गई और वह नीचे गिर पड़ा, अपने पैर को चोट पहुंचाते हुए। एक बकरी ने उसके पैर को चाटना शुरू किया। ये क्या घिनौना प्यार है, उसने उसे धक्का दिया। लेकिन बकरी ने अपनी लंबी जीभ निकाली, उसके पैर को लपेट लिया और उसे हवा में उछाल दिया। उसी पल उसका पैर ठीक होने लगा। हैनफोंग ठंडे पसीने में डूबा हुआ जागा। ये क्या था, उसने हांफते हुए कहा। तभी उसने देखा उसका पैर हरी रोशनी में चमक रहा था और वह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसने सावधानी से पट्टियां हटाई और अपने पैर को फर्श पर रखा। कोई दर्द नहीं था। क्या ये सपने की वजह से हुआ, उसने हैरानी से सोचा। अपनी थ्योरी को परखने के लिए उसने एक चाकू उठाया और कांपते हाथों से अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाया। दर्द हुआ, लेकिन वह जानना चाहता था कि क्या उसकी शक्ति फिर से काम करेगी। बाहर निवासियों ने आखिरकार अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाई। जियानु के एकजुटता वाले भाषण ने सबको प्रेरित किया था। मुख्य द्वार के सामने का रास्ता साफ हो गया था। जियानु ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को खास तारीफ दी, जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। बुजुर्ग ने जवाब में 2 जुड़वां भाइयों की प्रशंसा की, जिन्होंने भी खूब मेहनत की थी। तभी जियान, वही हेड नर्स, बर्फ पर फिसलते हुए दिखी। जुड़वां भाइयों ने उसे देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़े, उसे उठाने में सहायता की। हैनफोंग ने खिड़की से यह सब देखा। जियान, उसने बुदबुदाया, उसकी मासूमियत को याद करते हुए। लेकिन उसका ध्यान अब अपनी शक्ति पर था। अगर वह सपनों के जरिए अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकता था, तो शायद वह इस सर्वनाश में अजेय बन सकता था। बाहर बर्फीला तूफान और भयानक होता जा रहा था। जियानु ने देखा कि हिमपात तेज हो रहा था। जल्दी करो सब, उसने चिल्लाकर कहा। किराने की दुकान तक जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। जुड़वां भाइयों ने जियान को और मदद की पेशकश की और बर्फ साफ करने में फिर से जुट गए। तभी बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ याद आया। जियानु, एक बात बताऊं, उसने हिचकते हुए कहा। जियानु ने जोर देकर पूछा, क्या है अंकल? बुजुर्ग ने खुसफुसाते हुए बताया, कुछ दिन पहले मैंने सुना कि एक नया निवासी छोटे ट्रक में ढेर सारा सामान ला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस रहा हो। जियानु ने कंधे उचकाए। नए लोग तो सामान लाते ही हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन बुजुर्ग ने और जोड़ा, उसके पास गैस टैंक और एक फायरप्लेस भी था। क्या ये सामान ही सामान लगता है? जियानु का चेहरा गंभीर हो गया। यह सामान्य नहीं था। ये कोई ऐसा शख्स था जो सर्दियों के लिए पहले से तैयारी कर रहा था। तभी एक अनजान आदमी पास आया, जैसे वह उनकी बातें चुपके से सुन रहा हो। ये कौन था? उसने उत्सुकता से पूछा। लेकिन इससे पहले कि वो सवाल करता, लियू यान ने उस पर बर्फ का गोला फेंका। कामचोर, काम पर वापस जा। उसने यानु ने हस्तक्षेप किया। बस, झगड़ा बंद, रास्ता साफ हो गया है, चलो दुकान की ओर। जियान हेड नर्स भी उत्साह से दुकान जाने के लिए तैयार थी। बुजुर्ग ने जियानु से पूछा, क्या लगता है उस नए निवासी को तूफान के बारे में पहले से पता था? जियानु ने सावधानी से जवाब दिया, तूफान तो जल्दी थम जाएगा, चिंता मत करो। और अगर नहीं थमा तो अच्छा है कि हमारे पास ऐसा पड़ोसी है जो सामान जुटा रहा है, वो हमारी मदद कर सकता है। उसने सवाल को टाल दिया, लेकिन उसकी आंखों में शक था। इस बीच हैनफोंग अपने गर्म अपार्टमेंट में सो रहा था। तभी दरवाजे पर एक जोरदार खटखटाहट ने उसे जगा दिया। हैनफोंग, एक परिचित आवाज गूंजी। उसने लंगड़ाते हुए दरवाजा खोला। सामने होमलेस जो था, हाथ में वही सामान लिए जो बॉस लाओ ने वादा किया था, स्नाइपर राइफल और सेमी ऑटो। तू इस मौसम में आया? हैनफोंग ने हैरानी से पूछा। जो ने हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही सामान जुटा लिया था भाई, मुझे शहर में भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर उसने कुछ और बताया।
कल रात किसी ने पूर्वी जिले के सुपरमार्केट को पूरी तरह खाली कर दिया। बॉसलाव की गैंग ने बर्फ साफ करके दुकान तक रास्ता बनाया, लेकिन वहां कुछ नहीं बचा था। हैनफोंग की आंखें फैल गई। एक रात में पूरा सुपरमार्केट कैसे? उसे पिछले जन्म की याद आई जब वोल्डेमार शॉपिंग प्लाजा भी रातों रात लूट लिया गया था। लेकिन ये और अजीब था। क्या कोई और भी है जिसके पास शक्तियां हैं? उसने सोचा। एक रात में सुपरमार्केट खाली करना, ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। क्या कोई सब स्पेस में सामान छिपा सकता है जैसे कॉमिक्स में होता है? उसे अपनी शक्तियों का एहसास था, तो क्यों न कोई और भी ऐसी शक्तियों वाला हो। ये खोज परेशान करने वाली थी। मुझे अपनी शक्तियों को और समझना होगा, उसने ठान लिया। अगर कोई और भी है तो मुझे तैयार रहना होगा। उसने अपनी डायरी खोली और अपनी शक्तियों के बारे में लिखे तथ्यों को पढ़ा। वह जानता था कि उसकी शक्ति पौधों और मांस दोनों पर काम करती थी। हरी चमक से वह उन्हें तेजी से उगा सकता था, उनका आकार बढ़ा सकता था। लाल चमक चीजों को विघटित कर देती थी और पीली चमक दोनों के मिश्रण से उन्हें ताजा और बड़ा बना देती थी। लेकिन सीमाएं थी। सोयाबीन पर उसकी शक्ति 10% ही कामयाब थी, मांस पर और भी कम। मुझे और प्रयोग करने होंगे, उसने सोचा। मुझे अपनी ताकत, कमजोरियां और सीमाएं समझनी होंगी। हैनफोंग अपनी शक्तियों के रहस्य को समझने की जिद में डूबा हुआ था। उसने फिर से सोयाबीन पर हरी चमक आजमाई, लेकिन इस बार फटबीन्स उसके हाथ में फट गए। जब धुआं छटा तो उसके हाथ में एक ताजा पौधा नहीं बल्कि एक बदबूदार पत्थर था। ये क्या बकवास है? उसने गुस्से में बुदबुदाया। उसकी शक्ति की असफलता दर बहुत ज्यादा थी। मुझे इसे और बेहतर करना होगा, उसने ठान लिया। वह जानता था कि अभ्यास से तेज कुछ नहीं सिखाता, इसलिए उसने बिना वक्त गंवाए मेहनत शुरू कर दी। देर रात तक वह प्रयोग करता रहा, पसीने से तरबतर। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसके हाथ में एक ताजा जीवित सोयाबीन का पौधा था, फलियों से भरा हुआ। हाँ, उसने खुशी से चिल्लाया, लेकिन उसकी सांसें फूल रही थी। वह इतना पसीना बहा चुका था कि उसका अपार्टमेंट गर्म हो गया था। इस जीत ने उसे कुछ नियम समझाए। उसने पाया कि हरी चमक की ऊर्जा स्थिर नहीं थी। हर खाद्य पदार्थ के लिए उसे अलग अलग समय तक ऊर्जा देनी पड़ती थी, जो उसकी पौष्टिकता पर निर्भर करता था। अगर समय गलत हुआ तो पर हुआ वही जला हुआ बदबूदार पत्थर। ये तो उस पुराने डांस गेम जैसा है, उसने सोचा, जहां सही समय पर सही बटन दबाना पड़ता था। ऊर्जा की मात्रा को ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं की तरह देखना पड़ता था। हर सेकंड सही ऊर्जा देनी थी और सही समय पर रुकना था। अगर सब कुछ सही हुआ तो सोयाबीन पौधे में बदल जाता। उत्साह में उसने मांस पर प्रयोग शुरू किया, लेकिन मांस पौधों से अलग था। गलत ऊर्जा देने पर मांस से घिनौनी काली गंदगी में बदल जाता था। फिर से उसने दांत पीसते हुए कहा। एक के बाद एक चिकन लेग फटते गए। असफलताओं का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार उसका धैर्य जवाब दे गया। ये क्या बेकार शक्ति है, उसने निराशा में चिल्लाकर कहा। लेकिन हैनफोंग हार मानने वाला नहीं था। बाहर बर्फीला तूफान और तेज हो रहा था। तापमान और गिर रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी रसोई असफल प्रयोगों के निशानों से भरी थी। जले हुए पत्थर, काली गंदगी, आखिरी चिकन लेग बचा था। हैनफोंग ने थकान और निराशा में सब कुछ ऑटोमेटिक मोड में किया। ऊपर, नीचे, दाएं, लाल और हरी ऊर्जा। ये एक जटिल मिनी गेम जैसा था। एक गलती और फिर से शुरू। तनाव अपने चरम पर था और तभी चमत्कार, चिकन लेग एक विशाल ताजा टुकड़े में बदल गया। हाँ, उसने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, ये इसके लायक था। वह खुशी और थकान से फर्श पर ढेर हो गया। उसने मांस को संश्लेषित करने का तरीका तो ढूंढ लिया था। बाहर मौसम दिन ब दिन बिगड़ रहा था। न्यूज ने घोषणा की कि 7 जुलाई को तीसरा लगातार दिन था जब बर्फीला आपदा चल रही थी। पूरे देश में यही हाल था। यह हजारों साल में एक बार होने वाली आपदा है, न्यूज एंकर ने कहा। सरकार नागरिकों की मदद के लिए उपाय कर रही थी। परिवहन, बिजली और इंटरनेट ठप हो चुके थे। जल्दी सब ठीक हो जाएगा, वे कह रहे थे। बस थोड़ा इंतजार करें, मानवीय सहायता जल्दी आएगी। घर में रहें, बाहर न निकले। हैनफोंग ने यह सब सुना और ठंडी हंसी हंसा। वही पुरानी बातें, उसने सोचा। पिछले जन्म में भी उसने यही सुना था और कुछ नहीं हुआ था। तभी उसके फोन पर एक के बाद एक नोटिफिकेशन आए। उसकी इमारत का ग्रुप चैट फिर से हंगामे से भरा था। लोग सुबह की खबरों पर चर्चा कर रहे थे। कुछ को विश्वास था कि बचाव दल आएंगे, दूसरों को लगता था कि ये खोखले वादे थे और वे खुद को बचाने की योजना बना रहे थे। हैनफोंग ने चैट में शामिल होने का मन बनाया। देखते हैं अब क्या ड्रामा है, उसने बुदबुदाया। ग्रुप चैट में हंगामा मचा हुआ था। एक अवतार ने भीड़ से अलग होकर सवाल उठाया, क्या तुम सचमुच टीवी की बातों पर यकीन करते हो? यह अंकल ल्यू था, जिन्हें सरकार के दावों पर जरा भी भरोसा नहीं था। अगर सब कुछ नियंत्रण में होता तो अब बचाव दल आ चुके होते। उसने लिखा, मेरे पुराने दोस्तों ने बताया कि राजधानी शहर में सरकार बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और भारी हथियार जुटा रही है।
शायद वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। इस खबर ने चैट में सन्नाटा छा दिया। फिर चिंता का विस्फोट हुआ। क्या ये सच है अंकल लियू? एक ने पूछा। अगर ऐसा है तो क्या हम सब खत्म नहीं हो जाएंगे? हैनफोंग ने ये सब पढ़ा और उसका दिमाग पिछले जन्म की यादों में खो गया। उसने भी युद्ध की ऐसी अफवाहें सुनी थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ आश्चर्य और जिज्ञासा से भरा था। जियानु ने हस्तक्षेप किया। शांत हो जाओ, उसने लिखा। अगर अंकल लियू की बात सच है तो हमें अभी से जीवित रहने के उपाय करने होंगे। कुछ लोगों के पास सामान खत्म हो चुका है। सरकार की मदद अनिश्चित है। मैं सुझाव देता हूँ कि जिनके पास पर्याप्त सामान है वे दान करें। उसने उदाहरण देते हुए कहा, मैं अपने आधे संसाधन दान करूंगा। चैट में खुसफुसाहट शुरू हो गई। एक शख्स ने जियानु के प्रस्ताव का समर्थन किया। सब इस संकट से गुजर रहे हैं, मैं भी जो दे सकता हूँ दूंगा। उसने हियोना का नाम लिया। हियोना, तुम भी कुछ दे सकती हो ना? हियोना को ये पसंद नहीं आया। वह जानती थी कि ये वो कुआन यू था, वही लड़का जिसे उसने ठुकराया था। उसने अपनी मासूम लड़की वाली चाल चली। मुझे माफ करो, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, उसने लिखा। उसके चाहने वाले तुरंत उसका बचाव करने कूद पड़े। इस छोटे से हंगामे ने एकजुटता की योजना को लगभग बर्बाद कर दिया। लेकिन जियानु के भावुक भाषण ने कई लोगों को प्रेरित किया। धीरे धीरे लोग खाना, कपड़े और दवाइयां दान करने लगे। जियानु ने सबका शुक्रिया अदा किया और एक अस्थायी आपातकालीन समिति बनाने का प्रस्ताव रखा, जो दान के सामान को बांटने और प्रबंधन का जिम्मा लेगी। वह खुद इसका नेतृत्व करेगा। हैनफोंग ने यह पढ़कर ठंडी मुस्कान बिखेरी। ये सब पहले भी हो चुका है, उसने सोचा। पिछले जन्म में यह समिति दूसरों के संसाधन हथियाने की साजिश निकली थी। आज 19 जुलाई थी, सर्वनाश का 5वां दिन। बाहर का तापमान 40 डिग्री तक गिर चुका था। इमारत का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ठप हो गया था। लोग अपने घरों में छोटी छोटी आग जलाकर गर्मी पाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हैनफोंग, वह अपने अपार्टमेंट में आराम से बैठा था। उसकी असफल प्रयोगों से बने जले हुए अवशेष चारकोल उसके फायरप्लेस को गर्म रख रहे थे। मेज पर ठंडा कोला और स्ट्रॉबेरी केक का एक टुकड़ा था। वह सिंगल प्लेयर वीडियो गेम खेल रहा था, बाहर की दुनिया की परवाह किए बिना। तभी एक फोन कॉल ने उसकी शांति भंग कर दी। हैनफोंग, ब्लॉक 8 का इंचार्ज बोल रहा हूँ। दूसरी ओर से आवाज आई। 20 ही मिनट में हम सड़कें साफ करने जा रहे हैं। बेसमेंट कार पार्क में मैन पावर चाहिए। हैनफोंग ने गुस्से को दबाया। ये लोग अभी भी नहीं समझे, उसने सोचा। बर्फ रुकने वाली नहीं है। फिर भी उसने अपने गर्म अपार्टमेंट को छोड़कर नीचे जाने का फैसला किया। पड़ोसियों से झगड़ा करना अभी जोखिम भरा हो सकता था। उसे अपने रहस्य को छिपाए रखना था। लॉबी में पहुंचते ही उसने देखा कि बर्फ ने इमारत को पूरी तरह जकड़ लिया था। पहले साफ किए रास्ते अब बर्फ के सबसे ऊंचे ढेर में दब चुके थे। स्वयंसेवकों ने हैनफोन को देखकर बुलाया, यहाँ प्रवेश द्वार खोलने में मदद कर। सबने मिलकर अपने पूरे वजन से दरवाजे पर धक्का दिया। 3 की गिनती पर दरवाजा खुला, लेकिन बाहर से बर्फ की बाढ़ लॉबी में घुस आई। बर्फीला तूफान इतना तीव्र था कि ठंड ने सबको जकड़ लिया। कोई भी इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बर्फीला तूफान इतना भयानक था कि आंखें खोलना भी खतरनाक हो सकता था। हैनफोन को अपने गर्म सोफे को छोड़कर इस मेहनत और ठंड में आने का पछतावा हो रहा था। जो बाहर जाएगा उसकी मौत निश्चित है, उसने सोचा। शुक्र था कि बाकी स्वयंसेवकों को भी यही एहसास हुआ। केवल कोई बेवकूफी ऐसी ठंड में बाहर जाने की कोशिश करता। तभी एक परिचित आवाज गूंजी, कायरों की तरह क्यों डर रहे हो? ये होमलेस जो था, जिसे लोग ब्रदर ली भी कहते थे, वह सबको ताने मार रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखानी पड़ती है। स्वयंसेवक ठंड से कांपते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। कोई बाहर नहीं जा सकता ली, ये तूफान जानलेवा है। लेकिन ब्रदर ली तो जैसे अलग ही मिट्टी का बना था। उसने अपनी सिगरेट एक कश में खत्म की और जोश में आकर बर्फ में कूद पड़ा। वह किसी एनीमे किरदार की तरह चिल्लाते हुए बर्फ को मुक्के मारने लगा, चारों ओर बर्फ बिखेरते हुए। कुछ देर तक उसने एक आदमी के आकार का गड्ढा खोद डाला। फिर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद बर्फ के ढेर के नीचे से उसकी घुटी हुई आवाज आई, बचाओ। स्वयंसेवकों ने उसे खींचकर बाहर निकाला। उसका चेहरा ठंड और बर्फ के दबाव से बैंगनी पड़ गया था। बाहर जाना नामुमकिन है। स्वयंसेवकों ने एकमत होकर दरवाजा बंद कर दिया। हैनफोंग ब्रदर ली के पास दौड़ा। तू ठीक है बेवकूफ? उसने पूछा। उसने सबको बेसमेंट कार पार्क में जाने को कहा, जहां उपस्थिति प्रभारी से बात हो सकती थी। जब तूफान थमे तब देखेंगे क्या करना है, उसने कहा। इतने भयानक तूफान में मानव शक्ति बेकार थी। बेसमेंट कार पार्क में माहौल थोड़ा आरामदायक था, क्योंकि ये जमीन के नीचे था। मिस्टर जियानु, जो अब अनौपचारिक रूप से नेता बन चुके थे, निवासियों से घिरे हुए थे। लॉबी से खबर मिलने पर उन्होंने सहमति जताई कि बर्फ साफ करने का काम रोकना होगा। अब से ये कार पार्क दान और वितरण का केंद्र होगा, उन्होंने घोषणा की। हैनफोंग पृष्ठभूमि में चुपचाप खड़ा था। ये पहली बार था जब उसने ग्रुप चैट के जियानु को आमने सामने देखा। यही वो आदमी है, उसने सोचा, जो उस धोखेबाज समिति की शुरुआत करेगा। जियानु की विनम्रता और एकजुटता की बातें सबको लुभा रही थीं, लेकिन हैनफोंग जानता था कि ये सब दिखावा था। पिछले जन्म में
जियानु ने दान के नाम पर लोगों का सामान हथिया लिया था। जियानु ने निवासियों के दान की तारीफ की। आपके इस उदारता से जरूरतमंदों की मदद होगी, उन्होंने कहा। कार पार्क में सकारात्मक माहौल था। लोग अपनी निस्वार्थता पर गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन हैनफोंग जानता था कि ये एकजुटता का भ्रम था। बस इंतजार करो, उसने सोचा। जब आपदा और लंबी खिंचेगी, ये लोग अपने दान पर पछताएंगे। ब्रदर ली अभी भी अपनी बेवकूफी भरी हरकत से कांपता हुआ हैनफोंग को अलविदा कहकर ऊपर चला गया। तभी हैनफोंग की नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। ये जियान थी, वही भोली नर्स जिसे वह अस्पताल में मिला था। वह एक प्यारा सा विंटर वनसी पहने हुए थी, हाथों में भारी बक्सों का ढेर लिए। भीड़ में वह लड़खड़ा रही थी। जैसे ही वह कुछ लोगों से टकराई, बक्से गिरने लगे। हैनफोंग ने तुरंत छलांग लगाई और उसे बक्सों समेत पकड़ लिया। तुम ठीक हो? उसने पूछा, जियान को संभालते हुए। जियान ने अपनी आंखें खोली और शर्मिंदगी से मुस्कुराई। धन्यवाद, अरे तुम अस्पताल वाले लड़के हो ना? उसने उसे पहचान लिया। फिर उसकी नजर हैनफोंग के पैर पर गई। रुको, तुम्हारा पैर तो टूटा था, तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए? हैनफोंग हकबकाया। उसने बिना सोचे समझे हरकत कर दी थी। मेरा मतलब, मैं बचपन से जल्दी ठीक होता हूँ, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन जियान इतनी भोली थी कि उसे कोई शक नहीं हुआ। वाह, तुम्हारा रिकवरी रेट तो कमाल है, उसने तारीफ की। हैनफोंग ने उसके बक्से उठाने की पेशकश की। जियान ने पहले मना किया, ये बहुत भारी है, लेकिन वह जिद पर अड़ गया। आखिरकार उसने बक्से उसे सौंप दिए। जैसे ही हैनफोंग ने उन्हें उठाया, वह हैरान रह गया। ये कितने भारी हैं, उसने सोचा। इसमें क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। जियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेडिकल सप्लाई है, मैं इन्हें जरूरतमंदों के लिए दान कर रही हूँ। हैनफोंग ने जियान शू के बक्सों को कसकर पकड़ रखा था। ये सचमुच भारी है, उसने कहा, लेकिन जियान की खूबसूरती और दयालुता ने उसे इतना मंत्रमुग्ध कर दिया था कि वह और बोझ उठाने को तैयार था। जियान ने हंसते हुए कहा, मैं ज्यादातर लड़कों से मजबूत हूँ, ज्यादा जोर मत लगाना, ठीक है? हैनफोंग ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम बचपन से इतनी ताकतवर हो? जियान का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। इसके पीछे एक वजह है, उसने रहस्यमयी ढंग से कहा, लेकिन वह सहज लग रही थी। मुझे माफ करो, मैंने ये बात क्यों उठाई? उसने जल्दी से कहा, हाल ही में कुछ हुआ जो मैं समझा नहीं सकती। हैनफोंग की जिज्ञासा बढ़ गई, लेकिन वह उसका पीछा नहीं करना चाहता था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जियान ने पूछा, क्योंकि वे काफी देर से बात कर रहे थे। हैनफोंग, उसने विनम्रता से जवाब दिया। और तुम? जियान ने अपनी चमकती मुस्कान के साथ कहा, जियान शू। उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक थी कि हैनफोंग एक पल के लिए बोलती बंद हो गई। तुम क्या करते हो? उसने हैनफोंग ने सच बोला, मैं बेरोजगार हूँ। उसने मन ही मन खुद को कोसा। ऐसे मौके पर यह जवाब, लेकिन तभी एक अधीर आदमी तेजी से उनके पास से गुजरा और जियान को धक्का दे गया। वह लड़खड़ाई और संतुलन खोकर हैनफोंग पर गिर पड़ी। उसने सहारा लेने के लिए हैनफोंग का हाथ पकड़ा और उसका मुलायम शरीर उसके बाजू से टकराया। हैनफोंग एक पल के लिए ठिठक गया, उस पल का आनंद लेते हुए। जियान ने तुरंत खुद को खींचा और शर्मिंदगी से बोली, मुझे माफ करो। हैनफोंग ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। लेकिन इससे पहले की बात आगे बढ़ती, एक परिचित चेहरा सामने आ गया। योना। वह भूख और ठंड से थकी हुई किसी भूतनी की तरह लग रही थी। उसने तुरंत हैनफोंग पर झपट्टा मारा, जानबूझकर अपने शरीर को उसके बाजू से रगड़ते हुए। ये गुलाबी बालों वाली लड़की कौन थी? उसने धीरे से पूछा। तेरी दोस्त। जियान को माहौल असहज लगा। उसने जल्दी से बक्से हैनफोंग से छीने और बोली, मैं दान का सामान रजिस्टर करवाती हूँ, तुम दोस्तों को बात करने देना। वह दान केंद्र की ओर भाग गई। हैनफोंग ने हियोना की ओर देखा, चिढ़ते हुए। तू यहाँ क्या कर रही है? उसने पूछा, जियान को जाते हुए उदासी से देखते हुए। हियोना ने मासूमियत भरे लहजे में कहा, मैं सामान लेने आई हूँ और तुझे लेकर चिंतित थी। तू तो चैट में गायब था। हैनफोंग ने सिर खुजलाया। मैं अभी मैसेज करने वाला था। हियोना ने हंसते हुए कहा, झूठा, तू तो उस लड़की से मजे ले रहा था। फिर उसने पूछा, तेरे पास खाने का कुछ सामान बचा है? मेरा तो लगभग खत्म हो गया। हैनफोंग ने गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराया। वह जानता था कि हियोना क्या चाहती थी। मेरे पास भी ज्यादा नहीं है, उसने नाटक करते हुए कहा, लेकिन जो है बांट सकता हूँ, पर सिर्फ उनके साथ जो मेरे मैसेज का जवाब दें। उसने हियोना की कमर पकड़कर मजाक में कहा, क्यों न तू मेरे साथ कुछ दिन मेरे घर चल? हियोना हब्बका गई। वह इस आत्मविश्वास भरे हैनफोंग की आदी नहीं थी। उसने उसे धक्का देकर हंसी और बोली, अगर बात करनी है तो ऑनलाइन कर लेंगे। हैनफोंग ने इसे साफ इनकार समझा और अपने अपार्टमेंट की ओर मुड़ा, लेकिन हियोना ने उसे रोक लिया। रुक जा, उसने कहा, तू बहुत बदल गया है। मैं हमेशा अपनी भावनाओं को लेकर गंभीर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि लोग सोचे कि मैं तेरे पैसे के लिए तेरे साथ हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। हैनफोंग ने उसकी नकली मासूमियत देखी और मन ही मन हंसा। अगर वह पिछले जन्म में उसकी चालों का शिकार न हुआ होता तो शायद इन बातों पर यकीन कर लेता, लेकिन अब वह उसका असली चेहरा देख चुका था। मुझे अभी भी नहीं पता कि उसके पीछे का आदमी कौन है,
उसने सोचा। लेकिन क्यों ढूंढना? मैं वैसा ही करूंगा जैसा पिछले जन्म में किया। वह खुद उस आदमी को मेरे सामने लाएगी। इस बार वह तैयार था। उनके पास स्टील का बैट हो सकता था, लेकिन उसके पास स्नाइपर राइफल थी। शांत रहे हैनफोंग, उसने खुद से कहा। मैं मजाक कर रहा था, उसने हियोना से हंसते हुए कहा। तू मैसेज कर, मैं कल कुछ सामान ला दूंगा। हियोना ने मुस्कुराकर अलविदा कहा, लेकिन जैसे ही वह कार पार्क से निकली, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी। हैनफोंग हियोना को परेशान करने में मजा ले रहा था। इस बार वह शिकार नहीं, शिकारी था। 2 दिन बीत गए और उसने हियोना को एक भी मैसेज नहीं किया। नतीजा, हियोना का गुस्सा उसके फोन पर मैसेजों की बौछार बनकर टूट पड़ा। तूने वादा किया था, सामान कहाँ है? उसने लिखा। हैनफोंग ने मुस्कुराते हुए मैसेजों को नजरअंदाज किया, अपने गर्म स्टेक और ठंडे कोला का आनंद लेते हुए। पिछले जन्म में इस चुड़ैल ने मुझे मारा था, उसने सोचा। अब इसका मजा लेने की बारी मेरी है। उसने मांस को स्वादिष्ट बनाने का तरीका ढूंढ लिया था और ये उसके लिए गेम चेंजर था। बाहर की ठंड में जहां लोग ठिठुर रहे थे, वह अपने बाथरोब में पसीना बहा रहा था। क्या जिंदगी है, उसने हंसते हुए सोचा। पिछले कुछ दिनों में वह सिर्फ आराम ही नहीं कर रहा था। उसने कई प्रयोग किए और 2 अहम बातें जानी। पहला, उसका मांस अनंत तक नहीं बढ़ाया जा सकता था। दूसरा, सोयाबीन की तरह मांस को भी असीमित मात्रा में बनाया जा सकता था। उसके प्रयोगों ने पाउंड्स के पाउंड्स मांस और बीन्स पैदा किए। हर बार जब वह सोयाबीन का स्टॉक उगाता, आधा हिस्सा और बीन्स उगाने में लगाता। मांस के साथ भी यही तरीका था। लाल और हरी चमक के मिश्रण से आधा स्टेक और मुट्ठी भर सोयाबीन से एक पूरा स्टेक बन जाता। इस प्रक्रिया को दोहराने से अनंत स्टेक बन सकते थे। अब मुझे खाने की चिंता नहीं, उसने संतुष्ट होकर सोचा। 2 अगस्त था, सर्वनाश का माइंसवां दिन। टीवी पर खबरें आ रही थी कि मालदीव जैसे उष्णकटिबंधीय द्वीपों का तापमान 102 डिग्री तक गिर गया था। बर्फ और हिम ने पूरे द्वीप को जकड़ लिया था। समुद्र भी इतनी तेजी से जम रहा था कि ये नग्न आंखों से दिखाई दे रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार बर्फ की परत 5 सेंटीमीटर मोटी हो चुकी थी। हैनफोंग ने अपने विशाल टीवी पर यह सब देखा और ठंडी हंसी हंसी। मीडिया इसे कम करके बता रहा है, उसने सोचा। बाहर की हकीकत इससे कहीं बदतर है। वह अपने रेड वाइन का गिलास चख रहा था, तभी बाहर से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। उसने जल्दी से पर्दे हटाए। दूर एक इमारत आग की लपटों में गिरी थी। पिछले कुछ दिनों में यह 7वां विस्फोट था, उसने सोचा। उसे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन ये शुभ संकेत नहीं था। शहर में सैन्य हेलीकॉप्टरों की संख्या भी बढ़ रही थी। अगर मुझे नहीं पता तो बाकियों को भी नहीं, उसने बुदबुदाया। बेसमेंट कार पार्क में निवासी कैंप की तरह डेरा डाले हुए थे, सामान और खाने की अदला बदली कर रहे थे। मानव लालच की कोई सीमा नहीं थी। कई लोग दूसरों का फायदा उठा रहे थे, जिससे झगड़े और मारपीट हो रही थी। इस सब के बीच मिस्टर जियानु थे, जो अभी भी भरोसेमंद नेता का किरदार निभा रहे थे, जरूरतमंदों को मुफ्त संसाधन बांटते हुए। हैनफोंग ने आज कार पार्क में जाने का फैसला किया। बाहर निकलते ही ठंड ने उसे जकड़ लिया। हर बार घर छोड़ने का पछतावा होता है, उसने सोचा। वह यहाँ जानकारी इकट्ठा करने आया था। पिछले जन्म में इस बेसमेंट में एक बगावत हुई थी। अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये इन लोगों से जुड़ी होगी, उसने सोचा। अभी के लिए समिति संसाधन बांटने का वादा निभा रही थी, लेकिन हैनफोंग जानता था कि यह धोखा था। वह चुपके से जासूसी करने लगा। संग्रह क्षेत्र में लंबी लाइनें थीं। कई परिवारों के पास संसाधन खत्म हो चुके थे। लाइन के आगे एक आदमी शिकायत कर रहा था। मैंने कई बड़े बक्से दान किए और मुझे बस एक डिब्बा और एक सॉसेज मिला, उसने गुस्से में कहा। जियानु ने शांत स्वर में जवाब दिया। सबको बराबर हिस्सा मिल रहा है। अब बड़ी तस्वीर देखें। आपदा खत्म होने पर मैं आपको नकद कई गुना लौटाऊंगा। कल का पैसा आज क्या काम का, आदमी ने चिल्लाकर कहा। वह अपने दान किए सामान वापस मांग रहा था, लेकिन समिति ऐसा नहीं कर सकती थी। तभी लाइन में खड़े अन्य लोग उस आदमी पर भड़क गए। बेशर्मी मत कर, चुपचाप चल, उन्होंने डांटा। हैनफोंग ये सब देख रहा था, मन ही मन मुस्कुराते हुए। ये सब जल्दी बिखर जाएगा, उसने सोचा। बेसमेंट कार पार्क में हंगामा बढ़ता जा रहा था। एक आदमी जो अपनी बड़ी मात्रा में दान किए संसाधनों के बदले और सामान मांग रहा था, अब भीड़ के गुस्से का शिकार बन गया था। अस्थायी समिति के प्रभाव में लोग उसे बेशर्म कहकर कोस रहे थे। हैनफोंग ये सब चुपचाप देख रहा था। वह जानता था कि समिति कभी भी संसाधन वापस नहीं देगी, लेकिन जो लोग शुरुआत में ज्यादा दान दे चुके थे, उन्हें नैतिकता के नाम पर नीचा दिखाना भी उतना ही बेशर्मी भरा था। तभी एक परिचित चेहरा फिर से नजर आया। होमलेस जो, यानी ब्रदरली। वह पहले से कहीं ज्यादा कमजोर और बीमार लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, शरीर दुबला। हैनफोंग और उसका पुराना दोस्त कुछ समय बाद मिले थे। मैं ठीक हूँ भाई, ब्रदरली ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन उसकी हालत बता रही थी कि वह बिल्कुल ठीक नहीं था। बस ठंड और थोड़ी बेचैनी है, उसने हकलाते हुए कहा। आखिरकार उसने सच उगल दिया। मेरे पास खाना खत्म हो गया, मैं सिर्फ पानी पीकर भूख दबा रहा हूँ। जब दान अभियान जोरों पर था, उसने अपनी ज्यादा राशन समिति को दे दी थी, लेकिन बर्फीला तूफान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था और समिति की ओर से मिलने वाला राशन बहुत कम था। अगर मुझे पता होता कि मौसम इतना खराब होगा
तो मैं कुछ अपने पास रखता, उसने उदासी से कहा। हैनफोंग को एक तरकीब सूझी। उसने ब्रदरली को पास खींचकर फुसफुसाया, मेरे लिए एक छोटा सा काम कर, मैं तुझे 4 पैक इंस्टेंट नूडल्स और 2 सॉसेज दूंगा। ब्रदरली ने अविश्वास से उसे देखा। इतना सामान? उसने पूछा। हैनफोंग ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, यह मेरे स्टॉक में बड़ी सेंध लगाएगा। ब्रदरली की आंखें नम हो गई। वह भावुक होकर बोला, तूने मेरा दिल जीत लिया भाई, ये छोटा सा काम मैं बिना हंगामे निपटा दूंगा। उसने वादा किया कि वह बाद में हैनफोंग के घर खाना लेने आएगा, लेकिन पहले उसे कुछ खाने की जरूरत थी। वह राशन की लाइन में लग गया। हैनफोंग मन ही मन मुस्कुराया। कुछ नूडल्स और सॉसेज के बदले अब मुझे यहाँ बार बार आने की जरूरत नहीं, उसने सोचा। उसे ब्रदरली के लिए थोड़ा बुरा लगा, लेकिन अपनी नाक दूसरों के झमेले में घुसाना उसकी प्राथमिकता नहीं थी। वह अपने सोफे पर आराम करने, स्वादिष्ट खाना खाने और गेम खेलने की जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह कार पार्क से निकल पाता, एक जोरदार हैनफोंग की आवाज ने उसे रोक दिया। अगले ही पल एक थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। यह हियोना थी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। तूने मुझे निराश किया, उसने चिल्लाकर कहा। मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं खाने के लिए तरस रही हूँ। उसने अपनी आवाज इतनी तेज की कि कार पार्क में सबकी नजर उन पर टिक गई। हैनफोंग स्तब्ध रह गया। ये चुड़ैल मुझे सबके सामने थप्पड़ मार रही है, उसका गुस्सा भड़क उठा। मैंने अभी इसका पिछले जन्म का हिसाब भी नहीं चुकाया और ये मेरे ही मैदान में मुझे ललकार रही है। लेकिन उसने खुद को शांत किया। हियोना अभी भी उसे वही कमजोर, आसानी से धमकाया जाने वाला लड़का समझती थी। वह चुप रहा, जबकि हियोना उसे बहरा और गूंगा कहकर ताने मारती रही। हैनफोंग ने गहरी सांस ली, ठंडी हवा में भाप बनाते हुए। फिर उसने नाटक शुरू किया। मुझे माफ कर हियोना, उसने मासूमियत भरे लहजे में कहा। मेरे सामान चोरी हो गए। मैं तुझे खाना देने वाला था, लेकिन चाबी लेने के लिए मैंने बक्से दरवाजे के बाहर रखे। जब तक मैं लौटा सब गायब था। उसने दुखी चेहरा बनाया। मैंने चोर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हियोना का चेहरा एक भूखी भिखारिन की तरह चमक उठा। तो तेरा कुछ बचा है? उसने पूछा। हैनफोंग ने उदास स्वर में कहा, बस थोड़ा सा, कुछ दिनों के लिए। दिन में एक बार खाना खा रहा हूँ। ये सुनते ही हियोना ने अपनी मासूम लड़की वाली चाल चली। तो आधा मुझे दे दे, उसने बेशर्मी से कहा। हम दोनों हर 2 दिन में एक बार खाएंगे, ताकि इस आपदा से निकल सके। हैनफोंग उसकी बेशर्मी पर हैरान था। इतने निर्लज्ज ढंग से ऐसी बातें कहना डरावना है, उसने सोचा। लेकिन वह जानता था कि हियोना उसे सिर्फ एक औजार समझती थी। ठीक है, उसने प्यार भरे लहजे में कहा, जैसे वह उसका हर वादा निभाएगा। लेकिन सामान आज रात दूंगा, मुझे पैकिंग करनी है। हियोना ने उसे छेड़ते हुए कहा, मैं रात को तेरे मैसेज का इंतजार करूंगी, सर्दी से बचना। वह मुस्कुराते हुए चली गई। हैनफोंग ने हियोना को अलविदा कहा, लेकिन उसके दिमाग में एक शैतानी योजना पक रही थी। वह जानता था कि इस बार वह शिकार नहीं, शिकारी है। शाम 8 बजे से ही हियोना ने उसे खाने के लिए मैसेज भेजना शुरू कर दिया था। उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि रात 9 बजे वह हैनफोंग के अपार्टमेंट के पास लॉबी में पहुंच गई। वह ठंड से कांप रही थी, अकेली, दयनीय और ठिठुरती हुई। लेकिन हैनफोंग अपने पसंदीदा शौक में मशगूल था, हियोना को लालच का लालच दिखाकर पूरी तरह अनदेखा करना। लिफ्ट कई हफ्तों की ठंड और रखरखाव की कमी से खराब हो चुकी थी। अगर हियोना सचमुच हंगामा करना चाहती थी, तो उसे सीढ़ियों से हैनफोंग के अपार्टमेंट तक चढ़ना पड़ता। अपनी हार मानकर हियोना ने गर्व निगल लिया और डरावनी सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। आधे रास्ते में ही वह थक गई। ठंड ने उसे और कमजोर कर दिया था। कई दिनों से भूखी, हर कदम उसके लिए एक यातना था। इतने सारे लोग नहीं चढ़ते 6 मंजिलें सिर्फ किसी का खाना हथियाने के लिए, हैनफोंग ने मन ही मन हंसते हुए सोचा। ऊपरी मंजिलों पर आपातकालीन लाइटें भी खराब थी, जिससे सीढ़ियां और अंधेरी और डरावनी हो गई थी। तभी एक अजीब सी आवाज सुनकर हियोना ने घबराते हुए पूछा, कौन है वहाँ? जवाब में ऊपरी मंजिल से एक काला प्लास्टिक बैग सीधे उसके सिर की ओर आया। सदमे में वह हिल भी नहीं पाई। बैग जोरदार धमाके के साथ उस पर गिरा और उसी पल आपातकालीन लाइटें फिर से जल उठी। सीढ़ियों में सफेद धूल का गुबार फैल गया। हमेशा हंसमुख और मुस्कुराती हियोना अब सिर से पांव तक आटे से सनी थी। सामने हैनफोंग खड़ा था। उसने नाटक करते हुए कहा, मैं सो गया था, तेरे मैसेज देखते ही सामान लेकर दौड़ा। लाइट बंद थी और गलती से ये आटे का बैग गिर गया। हियोना ने अपने बालों और कोट से आटा और प्लास्टिक छाड़ा। उसका असली घिनौना चेहरा मास्क के पीछे से झांक रहा था। हैनफोंग मन ही मन खुश था। उसने ये शरारती मजाक खास तौर पर उसके लिए तैयार किया था और अभी तो खेल शुरू ही हुआ था। उसने एक और प्लास्टिक बैग उठाया। ये रहा मेरा बचा हुआ सामान, उसने कहा। हियोना ने बैग खोलकर देखा और सन्न रह गई। ज्यादातर सामान सड़ा हुआ था, फफूंद लगी रोटियां, गला हुआ मांस। ये खाना कम, कचरा ज्यादा लग रहा था। हैनफोंग ने मासूमियत भरे चेहरे से कहा, मैंने इसे बचाने की बहुत कोशिश की। फिर उसने नाटकीय ढंग से नाराजगी दिखाई। अगर तुझे पसंद नहीं तो लौटा दे। भूख के डर से हियोना ने जल्दी से बैग छीन लिया। नहीं, मुझे चाहिए, उसने कहा।
उसने लालच में आटे का आधा बैग भी छीन लिया जिसने उसे अभी अभी स्नान कराया था। हैनफोंग ने उसे सिर से पांव तक देखा और मन ही मन हंसा। ये वही देवी है जिसके पीछे मैं पिछले जन्म में पागल था। अब वह किसी सर्द रात में सड़क पर पड़ी भिखारिन जैसी लग रही थी, सड़े हुए कचरे में कुछ खाने लायक ढूंढते हुए। हियोना बिना धन्यवाद या अलविदा कहे भाग गई। हैनफोन को कोई परवाह नहीं थी। इस कचरे को खाकर इस चुड़ैल का पेट कुछ दिन जरूर खराब होगा, उसने शरारती मुस्कान के साथ सोचा।